नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो बिटिया। Myself, JVM Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today, I will start with a new chapter that is bronchial asthma. In this chapter, in this lecture, we will be studying about the definition and etiopathogenesis of bronchial asthma. ब्रोंकियल एस्थमा क्या है, उससे हम क्या समझते हैं, उसकी डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करेंगे और उसकी इटियोपैथोजेनेसिस हम लोग समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट्स बहुत हमारे पास में आते हैं। पेशेंट आके बोलते हैं सांस लेने में डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ आती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है, बहुत जोर लगा के सांस लेना पड़ता है, रात में सोते सोते उठ जाते हैं। और ये जो बीमारी है ये फैमिलीज में रन करती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसका होता है। तो हम लोग आज यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा एंड व्हाट इज द etiopathogenesis. Asthma is a syndrome that is characterized by airflow obstruction. यहाँ पे क्या होता है कि एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सांस लेने की कोशिश करते हैं और हम सांस नहीं ले पाते हैं। That varies markedly both spontaneously and with treatment. जो कि मार्केटली वेरी करता है स्पॉन्टेनियसली एंड विद ट्रीटमेंट, मतलब पहले बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है और जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट को वैसे ही उसमें रिलीफ भी बहुत अच्छा मिल जाता है। सो एस्थमा इज अ क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक मतलब 6 हफ्ते से ज़्यादा पुराना है, बहुत पुराना होता है एयरवे इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीजेस एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। तो दो चीज़ें यहाँ पे होती है, क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन होता है, जो आपका एयरवेज होते हैं उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इंक्रीज्ड एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, तो जो आपका एयरवे है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है उन चीज़ों के लिए जिनको वो नॉर्मली नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को हम बोलते हैं हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। So airways shows chronic airway inflammation and increased airway hyperresponsiveness. Typical symptoms include wheezes. इसमें जो typical symptom होते हैं वो include करते हैं wheeze, cough, chest tightness and dyspnea. तो wheezing होती है, wheezing क्या होता है, जब सीटी जैसी आवाज़ आती है, पेशेंट सांस लेता है तो उसको छोड़ता है तो सीटी जैसी आवाज़ आती है, wheezing होती है। कफ खांसी होती है, इसमें चेस्ट टाइटनेस होती है और डिस्निया होता है। इट इज अकम्प्लीड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। इसके साथ में पेशेंट को एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है, दैट इज वेरिएबल ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो वेरिएबल होता है ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे उसको अलग अलग वेरिएबल एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। The inflammation in the airway makes them more responsive to the wide range of triggers. ये जो inflammation होता है airways में, it makes them more responsive to the wide variety of triggers. तो जब आपके airway के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो कई सारे ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। उनके कांटेक्ट में जैसे ही इंडिविजुअल जाता है वैसे ही इन्फ्लामेशन की वजह से एयरवेज आपके हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाते हैं, उनमें कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है, नैरोनेस हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, leading to excessive narrowing with the consequent reduced airflow and symptomatic wheezing and dyspnea. इसके साथ में पेशेंट को सिम्टोमेटिक wheezing भी होती है and dyspnea, सांस लेने में तकलीफ भी आने लग जाती है। Narrowing of the airway is usually reversible. ये जो narrowing होती है airway की, this is usually reversible, but in some patient with a chronic asthma, there may be an element of irreversible airflow obstruction. तो जो narrowing होती है वो reversible होती है, बट इन सम पेशेंट विद क्रॉनिक एस्थमा, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं क्रॉनिक एस्थमा के जिसमें क्या होता है ये इरिवर्सिबल बन जाता है। मतलब इनिशियली जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो नैरोइंग होती है, उसको दवा दी जाती है तो वो ठीक भी हो जाता है, या जैसे ही वेदर चेंज होता है तो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता जाता है, जैसे जैसे बीमारी पुरानी होती जाती है, वैसे ये जो चेंजेस होते हैं ये परमानेंट होने लग जाते हैं। परमानेंट होते हैं मतलब फिर चाहे आप कितनी भी दवा दे दो, कुछ भी कर दो, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। सिम्टम्स आर रिवर्सिबल विद ट्रीटमेंट। तो यूजुअली ये जो सिम्टम्स होते हैं, आप जैसे ही पेशेंट को दवा देते हैं उसके साथ में ये रिवर्स बैक हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं पहला वाला नॉर्मल एयरवे है, इसके बाद में एक ये एस्थमेटिक एयरवे जिसके अंदर आपके नैरोनेस हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया एयरवेज के अंदर, रिलैक्स स्मूथ मसल्स है जिसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ये जो स्पेस होती है अंदर जिसमें से हवा जाती है वो कम हो जाती है। हवा जाने की स्पेस कम होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। वॉल्स आर इन्फ्लेम्ड एंड थिकन, तो इसकी जो वॉल्स होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और थिक हो जाती है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जैसे वॉल्स थिक हो गई, एयरवे नैरो हो गए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है ना, और उसे बोलते हैं एस्थमा का अटैक आया है। नाउ प्रेवलेंस, इसका प्रेवलेंस क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट
कॉमन क्रॉनिक डिजीज। अस्थमा के पेशेंट्स आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे, बहुत कॉमनली ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको ब्रोंकियल अस्थमा होता है। इट अफेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। ये जो बीमारी है ऑलमोस्ट 300 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड को ये अफेक्ट करती है। There is rising prevalence with each which is associated with increased urbanization. यहाँ पे क्या होता है, राइजिंग प्रेवलेंस है इसका, दैट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे फैक्ट्रीज नई नई बन रही हैं, उसके साथ में इसका अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसके साथ में हमें और ज्यादा केसेस अस्थमा के, ब्रोंकियल अस्थमा के हमें देखने को मिल रहे हैं। द प्रेवलेंस ऑफ एटोपी एंड द अदर एलर्जिक डिजीजेस हैज आल्सो इंक्रीज्ड। जो प्रेवलेंस होती है एटोपी की, अभी हम एटोपी को भी डिस्कस करेंगे। एटोपी क्या होती है, एटोपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अस्थमा के अंदर। So the prevalence of atopy and the other allergy diseases has also increased. Most patients with asthma in affluent countries are atopic. तो most of the patients जो हमारे पास में आते हैं डेवलप्ड कंट्री का, उसमें जब हम हिस्ट्री पूछेंगे तो एटोपिक की हिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। विद एलर्जिक सेंसिटाइजेशन टू द हाउस डस्ट। मतलब एटोपी बेसिकली होती क्या है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस। हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस उन चीजों के लिए जिसके लिए नॉर्मल इंडिविजुअल ससेप्टेबल नहीं होता, जैसे हाउस डस्ट है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा बहुत भी हाउस डस्ट आई छींके चालू हो जाती है एलर्जिक राइनाइटिस। थोड़ी बहुत भी डस्ट है उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ आने लग जाती है, ब्रोंकियल अस्थमा। तो ये एटोपी है, दैट इज हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस टू द ट्रिगरिंग फैक्टर with allergic sensation to the house dust mite, dermatophagous, pteronacinius and other environmental allergens such as animal fur and pollens। तो इसमें सिर्फ हाउस डस्ट ही नहीं होती है, कुछ डस्ट माइट्स भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एनवायरमेंटल एलर्जेंस भी होते हैं, एनिमल फर भी होते हैं, पोलेंस भी होती है। तो कई लोगों को जैसे एनिमल्स के कांटेक्ट में जाते हैं, उनके कांटेक्ट में जाते हैं, उसके फर के वजह से एटोपी हो जाती है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होने की वजह से छींके आना चालू हो जाती है या सांस लेने में तकलीफ होना चालू हो जाती है। तो ऐसे ही पोलेंस का जब सीजन आता है तब उस टाइम पे पेशेंट को तकलीफ होने लग जाती है। इंसिडेंस, the patient of asthma have increased steadily over the later part of the last century। जैसे हमने बताया अर्बनाइजेशन के साथ साथ में अस्थमा के पेशेंट्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। एज, इट कैन परसिस्ट एट एनी एज विद अ पीक एट एज ऑफ 3 years। ये किसी भी एज ग्रुप पर हो सकता है जिसमें पीक एज इनकी 3 साल की होती है। सेक्स में इन चाइल्डहुड, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, दे हैव ट्वाइस एज मेनी मेल्स एज फीमेल्स। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है अडल्टहुड में जो इंसिडेंस होता है मेल्स और फीमेल्स का वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, इसमें कोई सेक्स प्रीडिस्पोजिशन नहीं होता है। तो चिल्ड्रन में भी but in the adulthood the sex ratio is equalized. Child may become asymptomatic during adolescence। कई बार क्या होता है छोटे बच्चों में अस्थमा होता है लेकिन थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है, he can become asymptomatic during adolescence। लेकिन जैसे ही वो adulthood में पहुंचता है उस टाइम पे कभी भी ये जो प्रॉब्लम है वापस से रिकर हो सकती है, but the asthma can return in some time during the adult life। बचपन में था, थोड़े टाइम बाद ठीक हो गया, लेकिन वो अडल्टहुड में वापस से ये जो प्रॉब्लम है वापस आ सकती है। द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज इनॉर्मस। तो ये जो डिजीज है यूजुअली लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो डाइट आप ले रहे हैं वो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं होती, उसमें विटामिन सी नहीं होता, विटामिन ए नहीं होता है, और भी बहुत सारी जो एसेंशियल चीजें हैं वो आपको देखने को, वो खाने को नहीं मिलती इंडिविजुअल को, इस वजह से उन लोगों में हो जाता है। देयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रोल ऑफ माइक्रोबियल एक्सपोजर, डाइट, vitamins, breastfeeding, air pollution and obesity। तो एयर पोल्यूशन की वजह से भी, मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसके वजह से भी बहुत ज्यादा आपको अस्थमा के केसेस देखने को मिल रहे हैं। ओबेसिटी की वजह से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, मोटापे की वजह से भी अस्थमा होता है, ठीक है। अस्थमा की वजह से भी मोटापा आ सकता है और मोटापे की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। देयर इज अ विशियस साइकिल, है ना, जो कि चलती है। सो दीज आर द वेरियस इंसिडेंटल फैक्टर्स, क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे, रिस्क फैक्टर्स और ट्रिगरिंग फैक्टर्स की हम बात करेंगे। Asthma can be due to endogenous factor, it can be due to environmental factor and it can be due to triggering factor। किस वजह से अस्थमा आ रहा है? अस्थमा इज बेसिकली heterogeneous disease, एक तरह की heterogeneous disease है with interplay between the genetic and environmental factor। तो अस्थमा की होने में, उसके बढ़ने में जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंडोजीनस फैक्टर्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, एटोपी होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास में एलर्जेंस होते हैं, ऑक्यूपेशंस एलर्जेंस। कई बार जैसे आप एनवायरमेंट में एलर्जेंस के कांटेक्ट में जाते हो तो वहाँ पे ऑक्यूपेशन, कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं जैसे कोल माइंस में काम कर रहे हैं, है ना, स्टोन क्रशर्स में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम करने की वजह से भी वो उनका ऑक्यूपेशन है, वो उनका एनवायरमेंट इस तरह का, इस वजह से भी वहाँ पे अस्थमा उनको डेवलप हो जाता है।
और ट्रिगरिंग फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स है, पेशेंट ठीक था लेकिन हम ट्रिगर के आते ही, वो यूजुअली एटोपी के केस में होता है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस के केस में होता है, जब उस चीज के ट्रिगर उस कॉन्टैक्ट में आते ही एस्थमा ट्रिगर हो जाता है, तो दीज आर नोन एज द ट्रिगर्स। जैसे एलर्जेंस होता है, कोल्ड एयर होती है, एक्सरसाइज होता है, पोलन्स होते हैं, है ना, एनिमल फर होता है, स्ट्रेस फैक्टर होता है, स्ट्रेस फैक्टर भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है। जैसे पेशेंट स्ट्रेस में गया, उसके वजह से इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एयरवेज के अंदर, जिसके वजह से भी ब्रोंकियल एस्थमा डेवलप होता है। Atopy. Atopy is a predisposition towards developing certain allergic hypersensitivity reaction. अभी मैंने आपको बताया था एटॉपी बेसिकली होती क्या है, ये एक तरह का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है टू सर्टेन थिंग्स जिसके लिए नॉर्मल इंडिविजुअल ससेप्टेबल नहीं होता। It is a predisposition towards developing certain allergic hypersensitivity reactions. ठीक है, it is a predisposition towards developing certain allergic hypersensitivity reaction. Patient with asthma commonly suffer from other atopic disease. यहाँ पर क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी मौजूद होती है। जो एस्थमा के पेशेंट है उनको दूसरी एटॉपिक डिजीज, हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज भी देखने को मिलती है। जैसे जिन पेशेंट्स को एस्थमा होता है उनको आप देखेंगे पहले एलर्जिक राइनाइटिस होता है, पहले छींकें आती है, नाक से पानी आता है, उसके बाद में एस्थमा डेवलप हो जाता है। ठीक है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस उसके अंदर होता है, डर्मेटाइटिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां पे भी हमने एटॉपिक पढ़ी थी। ठीक है, एक्जिमा के अंदर The most common allergens are derived from the house dust. ये हमने भी डिस्कस कर लिया, जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं वो डिराइव होते हैं हाउस डस्ट से, माइट से, कैट से, डॉग फर से, कॉकरोचेस से, है ना। एंड बाहर ओपन अगर आउटडोर की बात करें तो ग्रास से, ट्री पोलन्स एंड रोडेंट्स, इन सब से एटॉपी हो सकती है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडी, इसकी वजह से स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में। अब आते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। तो एस्थमा क्या है, इट शोज द क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज्ड एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रॉनिक बहुत पुराना एयरवे इन्फ्लेमेशन होता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज एयर हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होती है। द टिपिकल सिम्टम्स इंक्लूड वीजेस, कफ, चेस्ट टाइटनेस एंड डिस्निया। इसके जो टिपिकल फीचर्स होते हैं उसमें वीजेस होती है, कफ आता है, चेस्ट टाइटनेस एंड डिस्निया। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ दोबारा से कर रहे हैं क्योंकि अभी हम क्लिनिकल फीचर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, it is accompanied by the presence of airflow obstruction. इसके वजह से airflow obstruction होता है, that is of variable होता है वो, and over the short period of time. The symptoms are reversible with treatment. तो जो symptoms होते हैं जैसे ही आप ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ में symptoms वापस रिवर्ट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। airflow obstruction यहाँ पे है, that is variable over the short period of time. थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये जो symptoms होते हैं वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से symptoms, wheezes, cough, chest tightness and dyspnea। ठीक है, now पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करते हैं। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी क्या इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो रहा है, हमारे लंग्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसके वजह से एकदम से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है एयरवेज में, एकदम एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ आने लग जाती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, लेकिन आज एक बार पढ़िए, इसको सुनिए, उसको दोबारा से पढ़िएगा, बुक में से जाके पढ़िएगा, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तब जाके ये चीज समझ में आएगी, एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको सुनने की कोशिश कीजिए, कोशिश करें तो दोबारा आप इसको पढ़िएगा। Asthma is associated with specific chronic inflammation of the mucosa of the lower airways. तो ये जो disease है that is associated with the lower airways, है ना, it is associated with this chronic inflammation of the mucosa of the lower airways. यहाँ पर क्या होता है, airway hyperreactivity, AHR, hyperreactivity होता है, tendency for the airways to contract too easily and too much in response of the triggers. तो triggers के contact में आते ही बहुत तेजी से बहुत ज्यादा जकड़न आ जाती है, बहुत ज्यादा airways narrow हो जाते हैं, shrink हो जाते हैं, constrict हो जाते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आने लग जाती है। सो द पैथोलॉजी इज रिवील्ड थ्रू एग्जामिनिंग। अब इसकी पैथोलॉजी हमें कहाँ से पता चलती है, जब किसी पेशेंट की डेथ हुई है एस्थमा से, हमने जब उसकी बॉडी को देखा उससे हमें पता चला कि क्या क्या चेंजेस उसके लंग्स में आए हैं, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रिवील्ड थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ द लंग ऑफ द पेशेंट हु हैव डाइड ऑफ एस्थमा एंड फ्रॉम द ब्रोंकियल बायोप्सी। तो उसकी बायोप्सी या तो ब्रोंकियल बायोप्सी की गई या फिर पेशेंट की अगर डेथ हो गई थी तो उसको आपने वहाँ पे एग्जामिन किया, उसमें क्या क्या चेंजेस थे लंग्स में वो आपने देखे, उससे हमें इसकी पैथोलॉजी समझ में आती है। तो हम पैथोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। द एयरवे म्यूकोसा इज इन्फिल्ट्रेशन, क्या क्या दिखा हमें जब हमने उसको ऑटोप्सी करी या बायोप्सी करी, तो दोनों ही केस में ऑटोप्सी हमने करी डेड की और बायोप्सी करी लिविंग की, उसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द एयरवे म्यूकोसा इज इन्फिल्ट्रेटेड विद एक्टिवेटेड eosinophils। जो आपकी एयरवे म्यूकोसा है वो इन्फिल्ट्रेटेड होती है एक्टिवेटेड eosinophil से एंड T lymphocyte से, एंड देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द म्यूकोसल मास सेल। यहाँ पे जो म्यूकोसल मास सेल्स होता है उनका एक्टिवेशन होता है। द एयरवे म्यूकोसा इज इन्फिल्ट्रेटेड विद एक्टिवेटेड eosinophils एंड T lymphocytes। तो जो एयरवे म्यूकोसा है उसके अंदर eosinophils बढ़ जाते हैं, T lymphocytes बढ़ जाते हैं,
एंड देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द म्यूकोसल मास्ट सेल। यहाँ पे जो म्यूकोसल मास्ट सेल्स होता है उनका एक्टिवेशन होता है। द डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन में इवन बी फाउंड इन एटोपिक पेशेंट विदाउट अस्थमा सिम्पटम्स। तो यहाँ पर क्या होता है, एटोपिक पेशेंट के अंदर भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है बिना अस्थमा। कई बार ऐसा हो सकता है एटोपी का पेशेंट हमारे पास में आ रहा है जिसमें एटोपी डेवलप हो चुकी है, जिसकी वजह से हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है, इन्फ्लेमेशन लंग्स में मिल रहा है, लेकिन उस पेशेंट में हो सकता है आपको अस्थमा के सिम्टम्स ना मिले क्योंकि एटोपी में हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है और इन्फ्लेमेशन मौजूद है। In persistent asthma, a chronic and complex inflammatory response ensues, which is characterized by the influx of numerous inflammatory cells. यहाँ पे influx होता है numerous inflammatory cells का, the transformation and participation of the airway structural cells and the secretion of an array of cytokinin. यहाँ पे साइटोकाइनिन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, कीमोकाइनिन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इन persistent में वापस बोलता हूँ एक बार तभी को समझ में आए आप लोग। In persistent asthma, the chronic and complex inflammatory response ensues, which is characterized by the influx of numerous inflammatory cells, transformation and participation of airway structural cells, and the secretion of an array of cytokinin, chemokinin, and growth factors. इन सबका secretion भी होता है यहाँ। ये सारी पैथोफिजियोलॉजी है। यहाँ पे म्यूकस प्लग बनता है जिसमें कि ट्रैप्ड इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल मेटाप्लेजिया इसमें होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट इन सब म्यूकोसल लेयर, ये सब चीजें यहाँ हो रही है। थिकन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, थिकन एयरवे स्मूथ मसल हो जाती है, नॉर्मल पेरेन्काइमल अटैचमेंट। तो ये सारे के सारे चीजें आपको पैथोलॉजी के अंदर देखने को मिलती है लंग सेल के अंदर। ठीक है, the smooth muscle hypertrophy, there is a smooth muscle hypertrophy and hyperplasia, thickening of the basement membrane। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है और थिकनिंग भी हो जाती है, म्यूकस प्लगिंग एंड एपिथेलियल डैमेज, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। There are structural changes in the airway that is called as remodeling। तो जो भी changes यहाँ पे हमारे airway में हो रहे हैं, जो भी structural changes हो रहे हैं, that is called as remodeling। Thickening of the basement membrane due to subepithelial collagen deposition। यहाँ पे जो basement membrane होता है उसकी thickening हो जाती है, thickening क्यों हो जाती है? Due to the subepithelial collagen deposition। उसका subepithelial collagen deposition की वजह से thickening हो जाती है। The airway wall is thickened and edematous। जो airway wall होती है वो thick हो जाती है and edematous swollen हो जाती है, particularly in the fatal asthma। तो जो टर्मिनल स्टेज का अस्थमा होता है उसके अंदर एयर वॉल आपकी एकदम थिक हो जाएगी या edematous हो जाएगी। ठीक है, occlusion of the airway lumen by mucus plug। तो जो आपका एयरवे ल्यूमन होता है, जो जगह होती है आपकी कैविटी होती है उसमें म्यूकस प्लग की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, occlusion हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में और ज्यादा पेशेंट को परेशानी आती है। There is also vasodilatation and increased number of blood vessels, angiogenesis। यहाँ पे vasodilatation भी होता है और इसके साथ में नए नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन भी होता है जिसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। The airways are narrowed, edematous and edematous। तो जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, they becomes red and edematous। These pathological changes are found in all the airways। तो ये जितने भी pathological changes हैं हमें सभी एयरवेज में देखने को मिलते हैं। There is inflammation in the respiratory mucosa from the trachea to the terminal bronchioles। यहाँ पे inflammation भी हमें देखने को मिलता है कहाँ से? From the trachea to the terminal bronchioles, but with a predominance in the bronchi। predominantly bronchi। कहाँ से inflammation देखने को मिल रहा है? trachea से terminal bronchioles तक, with a predominance of bronchi। bronchi में ज़्यादा मिलता है। Inhalation of the allergen into the airway is followed by two-phase bronchoconstrictor response। जैसे ही एलर्जन हमारे एयरवे के अंदर जाता है उसके साथ में टू फेज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। ठीक है, दो फेज में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है विद एन अर्ली एंड लेट फेज रिस्पॉन्स। पहला जो रिस्पॉन्स होगा वो अर्ली फेज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और दूसरा जो होगा वो लेट फेज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, इसके साथ में हमें पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या चीजें आती है? Many inflammatory cells are involved in asthma। कौन कौन से इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमारे एस्थमा में इन्वॉल्व होते हैं? यहाँ पे मास्ट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, इयोसिनोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। कौन कौन से इन्फ्लेमेटरी सेल्स? मास्ट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम इसको इस मैकेनिज्म को जो हमने पढ़ा है अभी तक उसका एक बार रिवीजन करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? एयरवे रीमॉडलिंग। ठीक है, देयर आर सेवरल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एयरवे। इसमें बहुत सारे चेंजेस, रीमॉडलिंग मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन अस्थमा एंड दीज मे लीड टू इरिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयरवेज। इसकी वजह से इरिवर्सिबल नैरोइंग हो जाती है एयरवेज की। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? दैट इज लिमिटेड टू द एयर फ्लो एंड इज मेनली ड्यू टू ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो जो पैथोलॉजी है उसमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, बट एयरवे एडिमा, वेस्कुलर कंजेशन एंड ल्यूमिनल ऑक्लूजन विद एक्सुडेट। साथ में ल्यूमिनल ऑक्लूजन जो ल्यूमन है उसमें भी ऑक्लूजन हो जाता है विद एक्सुडेट। तीसरी चीज यहाँ पे आती है एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, AHR। ये क्या होती है? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक
pathological abnormality of asthma and this describes the excessive bronchoconstriction response. इसके वजह से excessive bronchoconstrictor response होता है to multiple inhaled triggers. Multiple triggers के वजह से bronchoconstriction हो जाता है बहुत ज़्यादा. That would have no effect on normal airway. जिसका normal airways पे कोई effect नहीं होता, जिसे हम एटोपी बोलते हैं. ठीक है, एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस. ये सारा हमने आज इसकी डेफिनेशन पढ़ी एस्थमा की और उसकी पैथोलॉजी, क्या क्या पैथोलॉजी होती है, इटियोपैथोजेनेसिस, उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या चेंजेस आते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार से बुक में से भी पढ़ें, इस लेक्चर को वापस से सुने, क्योंकि इतनी आसानी से इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ नहीं आती है. ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एस्थमा. This session was powered by Digital Version 2.0 with Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention it on the comment box and resolve it. Thank you very much.